हाँ जी, चलिए अब हम सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं। दिनचर्या नाम का अध्याय। पहला हमने पढ़ा था आयुष्कामी अध्याय। हमने बोला था कि चैप्टर के नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। तो आयुष्कामी अध्याय सबसे पहले क्यों बताया कि आयुष्कामा कि जो स्वस्थ आयु की कामना करने वाला जन समुदाय होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो स्वस्थ आयु की कामना करते हैं, हम उसे आयुष्कामा कहते हैं। और स्पेशली उन लोगों को इंडिकेट करते हुए जो चैप्टर लिखा गया उसका नाम आयुष्कामी रखा, इसलिए वो आयुष्कामी है। अब हम देखते हैं दिनचर्या नामक अध्याय के हमारे डेली रिचुअल्स, जो डेली कंडक्ट है वो किस तरह के होने चाहिए। तो सबसे पहला यहाँ पे श्लोक आता है, देखो कि ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। स्वस्थ पुरुष आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में शय्या त्याग करे। अब देखिए यहाँ पे ये श्लोक तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है कि इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ वाइज, वो क्या है कि एक अपना अष्टांग हृदय है और एक अपने चरक है। तो जो अष्टांग हृदय है, ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट किसने किया है? अष्टांग हृदय ने, कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करो। चरक ने स्टार्टिंग में जो दिनचर्या चैप्टर जो उन्होंने बताया है उसकी स्टार्टिंग में कहीं ब्रह्म मुहूर्त नहीं बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त का किसके अंदर आता है? अष्टांग हृदय के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित किसकी लाइन है, कहाँ से शुरू होगा? तो ये चरक के अंदर नहीं बताया है, ध्यान रखना, अष्टांग के अंदर बताया है। अच्छा, चरक और अष्टांग में से पुराना कौन था? चरक पुराने थे या अष्टांग हृदय वाले जो वाघ भट्ट जी हैं वो पुराने थे? पहले कौन आए? चरक पहले आए। पहले चरक आए ना, तो पहले लोग थोड़े से डिसिप्लिन होते थे, तो उनको ऐसे बताना नहीं पड़ता था कि भाई हाँ चलो अब तुम्हें ना नींद से जागना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए और तुम्हें अपने जो डेली रिचुअल्स हैं वो करनी चाहिए। तो वो बताने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त का मेंशन नहीं किया। लेकिन फिर धीरे धीरे लोग में आलस बढ़ता गया, तो यहाँ पे जो वाघ भट्ट के टाइम तक आए तो उनको बताने की ज़रूरत पड़ गई कि नहीं देखो 10-10 बजे तक मड़े पड़े रहा करो, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कहाँ से? यहाँ से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ लिख लेना, ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन सबसे पहले यहाँ पे किसने किया था? अष्टांग हृदय में। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है इसके अंदर, क्या है कि ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? वाइवा में पूछ सकते हैं, ऐसे तो नहीं आता है, ऐसे आपकी थ्योरी वाले एग्जाम में तो नहीं आता। क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त का मतलब द ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स द अल्टीमेट। अल्टीमेट, इसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में लेकर के चलते हैं लोग। अल्टीमेट मतलब कि जो सत्य है, जो सबसे बेस्ट है, जो सुप्रीम क्वालिटी का टाइम है, 24 घंटे के अंदर जो सुप्रीम लेवल का टाइम होता है, जहाँ पर एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। दूसरा, एनवायरनमेंट भी बहुत प्योर होता है, जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जीज भी ज़्यादा होती हैं, यूनिवर्सल एनर्जी भी ज़्यादा होती है, उसका मतलब है ब्रह्म। ब्रह्म मीन्स द अल्टीमेट, ठीक है। और मुहूर्त, मुहूर्त यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम को डिनोट करता है। तो ब्रह्म मुहूर्त लिखोगे कब से कब तक होता है? पहली बात तो जो नॉर्मल लोगों के लिए कि सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले, सूर्योदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले। और जो आयुर्वेद में बताते हैं तो क्या बताते हैं? रात्रि के चौथे पहर का तीसरा मुहूर्त, रात्रि के चौथे प्रहर का तीसरा मुहूर्त लिख लेना है ना, अभी बताऊंगी मैं मुहूर्त वगैरह क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे कुछ मात्राएं जो है वो आप याद कर लीजिए। सबसे पहला है मुहूर्त, बार बार मुहूर्त मुहूर्त आ रहा है ना, तो मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। कुछ लोग 45 मिनट भी लेकर के चलते हैं, मोर करेक्ट 48 माना जाता है, ठीक है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त। फिर एक चीज़ देखो, याम, याम मतलब 3 आवर्स, 3 घंटे, ठीक है। एक दिन जो होता है उसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं अहोरात्र, लिख लो ये भी। एक पूरा दिन, दिन और रात मिला करके अहो रात्रि, जिसमें अहो का मतलब होता है दिन, ठीक है, और फिर रात्रि। तो ये पूरा मिला करके कितना? 24 घंटा होता है ना। तो 24 घंटे के अंदर कभी कभी पूछा जाता है कितना याम, तो 8 याम का एक अहोरात्र होता है। 8 याम का एक अहोरात्र हुआ। फिर मुहूर्त कितने का हुआ? 48 मिनट्स का। तो ये मुहूर्त और याम जो है वो आप याद करेंगे। वैसे बहुत सारे होते हैं, आप अपनी बुक में देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपके लिए अभी इतना काफ़ी है, ये 2 चीज़ें आप याद रख लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो क्या है कि सबसे पहले उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, उसके बाद में क्या है? शरीर चिंताम निवर्तित कृत शौच विधिस्ततः। सबसे पहले उठ करके क्या करो? शरीर की चिंता करो। शरीर की चिंता मतलब कि जो हमने पहले के जो खाना खाया है, यहाँ लिखा है देखो, जीर्ण अजीर्णता का विचार करो कि रात को जो खाना खाया था वो डाइजेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो
तुरंत कहाँ पे जाओ, मल उत्सर्ग करे, शौच विधि को अपनाए, मतलब शुचिता का अपनाए। तो पहले मल त्याग, उसके बाद में जो धावन वगैरह कर्म होते हैं वो सारे। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला कि पहले तो भाई ब्रह्म मुहूर्त उठो, और उठते ही क्या विचार करना है, शरीर चिंताम निवर्त्य, शरीर की चिंता करो, मतलब शरीर के बारे में चिंतन करो कि रात को जो खाया था वो पचा है कि नहीं। दूसरा कि हमारा जो ये शरीर है, सबसे पहले तुम्हें पता है जो अपनी स्पिरिचुअलिटी भी है, स्पिरिचुअलिज्म में जब हम देखते हैं तो क्या करते हैं कि उठते ही सबसे पहले धन्यवाद करो, शरीर का धन्यवाद करो। कुछ लोग ऐसा होता है कि धरती माता का पूजन करो, तो ये भी एक टाइप ऑफ मंगलाचरण है। तो शरीर की चिंता करो से क्या मतलब है, ये तो जो लिखा है वो तो है ही, क्योंकि ये तो टीका है, ये तो हिंदी में लिया है। एक्चुअल मीनिंग यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं कि शरीर की चिंता करो मतलब कि शरीर का धन्यवाद करो कि उठे हो, एटलीस्ट हम लोग जिंदा हैं तो उसका धन्यवाद करो, एक एक सेल के अंदर ग्रेटिट्यूड फील करो। हम इसका ये भी मतलब ले सकते हैं। आप आगे जब डिस्कशन करेंगे ना संहिताज पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि ये जो संस्कृत का जो हिंदी लिखा हुआ है सिर्फ यही इसका मतलब नहीं होता, ये तो उन लोगों ने सोचा, हम अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर क्या है, अब देखो, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि हम उठ गए, फिर शरीर की चिंता, फिर मल त्याग, और लास्ट में अब देखो क्या आता है, उसके उपरांत आक, वट, खैर, करंज और अर्जुन, इन वृक्षों की दातुन बनो, इन वृक्षों की दातुन करो। तो सबसे पहले उठ के बाद में ब्रश करते हैं ना, तो ब्रश करने के लिए बताया। तो पहले टूथपेस्ट तो होते नहीं थे, क्या करते थे, जो पेड़ जहाँ रहते थे वहीं पेड़ की कोई डाली तोड़ ली मुलायम से, और उसे कोई चबा करके, और उसे को चबा करके उसको सॉफ्ट करते थे, फिर उसके ब्रशेस जैसे बनाते थे और उससे दांत साफ करते थे। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो आपसे पूछी जाएगी यहाँ पे, आगे वाला सा फालतू था, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो दातुन हम करते हैं वो कौन कौन से वृक्ष की होनी चाहिए। तो अर्क की, अर्क यानी कि आक, आकड़ा होता है ना, यहाँ पे बहुत लगता है राजस्थान में। अर्क, निग्रोध, निग्रोध बोलता है वट को, वट वृक्ष, बरगद जो होता है, ठीक है। नग्रोध, खैर यानी खदिर, और करंज, करंज भी एक पेड़ होता है, कटुरस वाला पेड़ होता है ना ये करंज। इसको दो तरीके के होते हैं, एक लता करंज, एक घिया करंज। एक वो कड़वी बादाम आती है ना, तुमने सुना होगा कि कड़वी बादाम वाला पेड़ जो होता है वो करंज है, ठीक है, ये वो वाला है करंज। और अर्जुन, अर्जुन तो बहुत सुना होगा आपने, अर्जुन का हम यहाँ पे कार्डिक डिसऑर्डर्स में यूज़ लेते हैं अर्जुन को बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें एक बात नोटिस करना, जब आप द्रव्य गुण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जितने सारे, ये इतने सारे प्लांट्स बताए हैं ना, ये सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है उनका रस। इनका रस क्या आता है, कटु, तिक्त और कषाय। कोई कटु होगा, कोई तिक्त होगा, कोई कषाय होगा, कोई तीनों होगा। जैसे अपना अर्जुन है ये कषाय है, करंज है ये कटु है, खदिर है ये कषाय है। तो ऐसा क्यों किया आचार्य ने, कटु तिक्त कषाय ही क्यों लिया। इंपॉर्टेंट बात इसमें यही है कि जो दातुन करते हैं उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टहनियाँ बताई, स्पेसिफिक पेड़ की टहनियाँ बताई हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कटु तिक्त कषाय रस वाले थे। अब सोचो कटु तिक्त कषाय ही क्यों, क्योंकि ये किस दोष का नाश करते हैं, ये कफ दोष का नाश करेंगे। तो जब सुबह उठते हो तो मुंह में बलगम होता है, और दांत के ऊपर जो गंदगी लगी हुई होती है उसको हम किससे, वो स्टिकी होता है ना नेचर में, और स्टिकी का मतलब क्या था, मृत्सन गुण। याद करो, मृत्सन गुण किसका था, कफ का था। तो मतलब कुल मिला करके दांत को साफ करने के लिए उसका जो स्टिकी सब्सटेंस लगा हुआ होता है उसको हटाने के लिए हमें कफ का नाश करना पड़ेगा। तो कफ के नाश के लिए बेस्ट रस यही होते हैं। अभी बताया था कटु तिक्त और कषाय, इसलिए यहाँ पे हम कटु तिक्त और कषाय रस का यूज़ करते हैं। इसमें जो अष्टांग संग्रहकार है वृद्धवाग भट्ट, वो यहाँ पे मधुर रस भी बताते हैं। सुश्रुत भी है तो सुश्रुत भी यहाँ पे मधुर रस बताते हैं और बोलते हैं मधुर रस के अंदर मधुक श्रेष्ठ है। मधुक मतलब मुलेठी जो होता है, चाहो तो लिख सकते हो, बाकी कोई ऐसा नीड नहीं है। आप बस अभी याद करो कि कटु तिक्त कषाय होता है और क्यों होता है, और कौन कौन से यहाँ पे अपने पास में पेड़ होते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ तो याद करनी है। अब देखो इसके अंदर एक बात नोटिस करना, हम नीम नीम बहुत करते हैं कि नीम बहुत अच्छा होता है, हर जगह नीम की दातुन करते हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी नीम मेंशन नहीं किया हुआ है ना, मज़े की बात। बाकी सारी चीज़ें कर रखी है। चलो अब आगे चलते हैं, क्या बोला है कि प्रातर्भुक्ता च मृद्वंग्यम, मृदु अग्रम, मृदु अग्रम मतलब क्या क्या, अभी मैंने बोला था ना कि उसको चबाते हैं, चबा करके उसके ब्रिसल्स उसको है ना सॉफ्ट करते हैं आगे से, जिससे वो ब्रिसल्स फॉर्म में हो जाते हैं। तो मृदु अग्र करना है उसका। फिर कषाय कटु तिक्तकम, अभी बताया कषाय कटु तिक्त क्यों होता है, देखो इसको अंडरलाइन कर लेना, कषाय कटु तिक्तम इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर है कनिन्य समस्थौल्यम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना कि जो हम दातुन करेंगे तो हमने पेड़ चूज़ कर लिया, उसका रस देख लिया, पेड़ चूज़ कर लिया। अब क्या करना है, उसकी एक टहनी तोड़नी है जो थोड़ी सी सूखी नहीं हो, जो थोड़ी गीली हो, ठीक है। उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, कनिन्य अंगुली स्थौल्यम, मतलब कि कनिष्ठिका जो उंगली होती है अपनी, जो लिटिल फिंगर होती है,
किसकी? खुद की, जिसको ब्रश करना है उसकी, ठीक है, उसके समान मोटाई वाली होनी चाहिए, ना उससे पतली ना उससे चौड़ी, ठीक है, इस लंबाई की, इस मोटाई की होनी चाहिए। और लेंथ कितनी बताई उसकी? 12 अंगुल। 12 अंगुल इसकी लेंथ होनी चाहिए। देखो 12 अंगुल, एक इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको यहाँ पे और यहाँ पे, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 12 अंगुल की होनी चाहिए, ठीक है। मोटाई कितनी होनी चाहिए? ये कितनी होनी चाहिए? कनिष्ठिका अंगुली के समान होनी चाहिए। और कौन कौन से पेड़ की यूज़ करनी है? आक हो गया, निग्रोध हो गया, खदिर हो गया, वट, ये अपना वट और अर्जुन हो गया, ये सब की यूज़ करनी है, ठीक है। ये अच्छा, अब इसके अंदर एक और पॉइंट यहाँ पे साइड में लिखना, जो चरक है, आचार्य चरक, उन्होंने जिह्वा निर्लेखनी की भी लंबाई बताई है। जिह्वा निर्लेखन मतलब जिससे वो जीभ को साफ करते हैं ना, टंग क्लीनर जो आता है उसमें, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ऐसे याद कर लो, 10 अंगुल की होती है वो, कि ये 12 अंगुल का था अपने पास, उसका ऐसा हमारे सर ने जब हमें याद कराया था तो ऐसे बताया था कि देखो तुमने दातुन किया, उसकी तो 12 अंगुल की थी, तो अभी हमने बोला था कि इसको आगे से हम चबा लेते हैं, तो 1 अंगुल इसको यहाँ से चबा लो, 1 अंगुल इसको यहाँ से चबा लो, तो कितना बचा? 10। ये बचा जो होता है उसका बीच में से फाड़ देते हैं, जैसे ये ऐसे होता है ना, इसको क्या करते हैं, इसे बीच में से फाड़ देते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, फिर इससे टंग साफ कर लेते हैं, तो ये कितनी? 10 अंगुल की हो गई। अब इसमें एक ट्रिक आती है, इसकी जो लंबाई याद करनी, ये लंबाई मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती है। अंजन शलाका की लंबाई पूछी जाती है, दंत धावनी की और जिह्वा निर्लेखनी की लंबाई पूछी जाती है, इसलिए बता रही हूँ। तो इसकी ट्रिक लिखना, आज़ाद, ठीक है, आज़ाद, 8, 10 और 12। ये जा से यहाँ पे जिह्वा निर्लेखन लिखना, जिह्वा निर्लेखन कितना? 10 बताया, 1 अंगुल आगे से खाया, 1 अंगुल पीछे से खाया, तो 10 बच गया, ठीक है। दंत धावन की, अपनी दंत पवन की लंबाई कितनी थी? वो 12 थी ही, हमें याद है 12 होती है। अब ये आ क्या है? आ मतलब अंजन, अंजन शलाका की लंबाई कितनी होती है? होती है 8 अंगुल। अंगुल का मतलब समझते हो ना, जो अंगुलियों से जो हम नाप लेते हैं वो अंगुल होता है। और ये जो अंगुल अंगुल जहाँ पे भी आता है ना, तो उसका यूज़ क्या करता है? जिस जो यूज़ कर रहा है उस चीज़ को, मतलब अगर हम चिकित्सक हैं और अगर किसी पेशेंट को बोला है कि इसके लिए इतने अंगुल की ये चीज़ लेकर के आओ, तो वो अंगुलियाँ जो है ना, वो जिसके ऊपर अपन ट्रीट कर रहे हैं उसकी लेनी है, मतलब पेशेंट की लेनी है। तो इसमें भी जो दातन कर रहा है उसकी अंगुलियाँ लेनी है, उसका मेजर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आज से अंजन क्या होता है? अंजन मतलब वो काजल लगाते हैं ना अपन, उस तरीके का समझ लो उसको। तो ये एक तरीके का काजल है, तो ये अंजन एक शलाका से लगाते हैं, शलाका मतलब एक रॉड होती है, उससे लगाते हैं। तो उसकी लंबाई कितनी? 8 थी, तो 8, 10 और 12 आज़ाद। तो ये ट्रिक यहाँ पे लिख लेना। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ बताई कि सबसे पहले कौन सा पेड़ चूज़ करना है, सबसे पहले कौन से रस का लेना है, कषाय तिक्त कटु, उसमें भी पेड़ कौन सा लेना है, तो ये 5-6 जो नाम बताए वो। और उसको भी कितना रखना है लंबाई के अंदर, कि 12 अंगुल रखना है। और चौड़ाई उसकी कितनी होनी चाहिए? कनिष्ठिका अंगुली के बराबर। फिर उसका क्या करो, एक यहाँ से काटो, 1 अंगुल यहाँ से काटो। ये तुम्हारे इसमें नहीं है, ये चरक के अंदर है, वैसे भी चरक के अंदर आएगा ही। तो इसको यहाँ से काट दिया, इसको यहाँ से काट दिया, ये कितना बच गया? 10। ये 10 ले लो, उसको बीच में से फाड़ लो और जिह्वा निर्लेखन कर लो, ठीक है। 8 अंगुल किसकी लंबाई बताई? अंजन शलाका की। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको ब्रश नहीं करना चाहिए। तो देखो मज़ेदार चीज़ है, किसको नहीं करना चाहिए कि अजीर्ण का अगर रोगी हो, अगर कभी आप सुबह उठें और आपको लगे कि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो उस दिन ब्रश नहीं करना। इसका रीज़न ऐसे दे सकते हैं हम। वैसे मैंने ये पूछा था कि ऐसा क्यों है, तो हमारे जो सलाइवा होती है ना, उसके अंदर कुछ एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। हालांकि वो स्टार्च का डाइजेशन करती है जो कि मुंह में ही हो जाता है, लेकिन अब उसका पता नहीं किस तरीके से उसको रिलेट किया है कि जो सलाइवा होती है, क्योंकि हम ब्रश कर लेते हैं तो वो निकल जाती है। सुबह सुबह की जो सलाइवा होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए बोलते हैं कि सुबह बासी मुँह पानी पीना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, तो जब ब्रश नहीं करेंगे तो वो अंदर पेट में जाएगा और वो कहीं ना कहीं खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो आप याद रखना कि अजीर्ण हो जाए तो आपको ब्रश नहीं करना है। फिर वमन के रोगी को नहीं करना, श्वास कास और ज्वर को नहीं करना। वमन मतलब जिसको उल्टी हो रही है उसको, श्वास कास, कास मतलब खांसी, श्वास मतलब ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, कोई भी ब्रीथ रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो सारे श्वास के अंदर आ जाते हैं। ज्वर मतलब फीवर वाले को नहीं करना। और अर्दित के रोगी, ये देखो अर्दित इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अर्दित मतलब फेशियल पैरालिसिस। अब देखो फेशियल पैरालिसिस हुआ, मुंह वैसे भी टेढ़ा वेढ़ा है और ब्रश करेगा तो मुंह और टेढ़ा करेगा, तो क्या पता ऐसा कोई कंट्रोल तो उसके ऊपर है नहीं, फेशियल नर्व की पॉलिसी हो रखी है तो कंट्रोल वैसे भी नहीं है, क्या पता उसका मुंह ऐसा कैसा टेढ़ा का टेढ़ा रह जाए, तो इसको नहीं करना। हाँ प्रज्ञा, कोई डाउट है?
हम्म हम्म हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रज्ञा ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो अपने पास रस थे वो कटु, तिक्त और कषाय की तो बात छोड़ो, कटु रस होता है। कटु रस कैसा उष्ण प्रकृति का होता है, और कटु रस हमेशा भूख को बढ़ाने का काम करता है, आम का पाचन भी करता है। तो अजीर्ण के अंदर कटु रस बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा सोच सकते हैं प्रज्ञा, बहुत अच्छी बात है। देखो ऐसे समझदार बनो आप लोग भी प्रज्ञा की तरह। वेल डन। हम्म हम्म इंजर्ड हो सकता है। हम्म पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल। हम्म हाँ ये भी मान सकते हैं, अगर फेशियल पैरालिसिस ऐसा है कि वो बकल कैविटी तक आ गया और सेंसेशन इतना लॉस हो गया, तो मान सकते हैं बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो आप लोग भी दिमाग चलाओ प्रज्ञा की तरह। वेरी गुड प्रज्ञा। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, एक तो अजीर्ण रोगी याद कर लो, एक अर्दित रोगी याद कर लो। वैसे क्या है, ये क्वेश्चन नहीं पूछने के होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न अभी ऐसे कुछ अपन को पता नहीं और ना कोई बताता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी मान लो आ जाए, तो दो चार चीज़ें ऐसी याद रख लो जो सेफ जोन आपका बना रहे। तो इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट होंगे ना, कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो दातुन वाला बताया था, इसके अंदर कटु तिक्त कषाय यूज़ किया था, इसका कंसेप्ट आपको बताया था, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसका एक दो देख लो, अजीर्ण देख लो और अर्दित देख लो। अब आगे चलो। अब क्या है, अब यहाँ पे अंजन की बात करेंगे। क्या करें, सुबह उठे, फिर ब्रश किया, उसके बाद में अब किसको नहीं करना वो भी बता दिया। अब क्या करो, उठते ही आंखों में लगा लो काजल। तो काजल भी जो है ना, अंजन, अंजन भी दो तरह का बताया है। ये अंजन जो है, अंजन के दो टाइप हैं, लिख लेना यहाँ पे। एक है सौवीरांजन और एक होता है रसांजन। सौवीरांजन मतलब जो रोज रोज लगा सकते हैं। सौवीरांजन कैसा होता है, सौम्य, नाम से देखो लग रहा है सौम्य होता है, सौम्य प्रकृति का होता है, मतलब जो रेगुलर अपन यूज कर सकते हैं जिस रंजन का, तो वो होता है सौमीरांजन। एक होता है रसांजन। रसांजन से ज़्यादा तो अब आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे रस शास्त्र में कि रसांजन किस तरीके से बना जाता है। एक दारू हल्दी होती है, बर्बेरिस एरिस्टेटा, ठीक है। दारू हल्दी का क्वाथ बना करके फिर इसको बहुत ज़्यादा पकाया जाता है, ऐसे करके बनाते हैं इसको। ये जो रंजन है रसांजन, इसकी ये प्रॉपर्टी की बहुत तीक्ष्ण होता है। ये तीक्ष्ण होता है तो क्या करता है, देखो रस से याद करो, रस आंखों में से रस निकाल देता है। ऐसा अंजन होता है कि आंखों में से पानी निकलने लग जाता है इससे, ठीक है। तो बहुत तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि 7 डेज में एक बार यूज़ करो। सप्तरात्रा बोला है इसके लिए। चरक बोलते हैं पंच रात्रो अष्ट रात्रो हुआ, 5 से 8 दिन के अंदर यूज़ करो। तो ये दो अंजन होते हैं। अब इसमें बहुत, ये इसलिए बताया क्योंकि इससे एमसीक्यू बनता है कि नित्य प्रयोग करने वाला अंजन है कौन सा है, वो सौवीर अंजन है। सौवीर क्या है, सौम्य है, इसलिए रोज यूज करो। फिर रसांजन क्या है, रस निकाल देता है आंखों का, इसलिए 7 दिन में यूज करो उसको, ठीक है। देखो यही बात यहाँ पे आगे बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि सौविरंजनम नित्यम हितम अक्षणोस्ततो भजेत, कि नृत्य प्रति आंखों में सौविरंजन लगाना हितकर है, अच्छा होता है आंखों के लिए, इसलिए लगाओ। अब देखो आगे बताएंगे ये यहाँ पे रसांजन के बारे में कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम। इसको अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन क्या, हाईलाइट कर लो, इस पर 3 4 स्टार लगा दो। इससे रेफरेंस पूछा जाता है, आर लगा दो यहाँ पे। क्या कि ये कहाँ का कोटेशन है, किसके बारे में कहा गया है, तो अंजन के बारे में कहा गया है पहला। और कहाँ में किसने बोला है, अष्टांग हृदय ने। ऐसा ही ये कोटेशन चरक के अंदर भी आएगा। देखो सिद्धांत हर जगह सेम काम करता है कि जो चक्षु है उसका रूप क्या है, तेज, तेज स्वरूप है, तेज स्वरूप। चक्षु में कौन सा पित्त होता है, कौन सा पित्त होता है, पित्त का कौन सा टाइप होता है जो दृष्टि में होता है, चक्षु में होता है, बताओ। नहीं पता, नाम सुने हो कभी इसका। त्रिगस्थम आलोचकम, आलोचक पित्त। देखो इसको ऐसे याद करो, अगर किसी की आलोचना करनी है, आलोचना मतलब क्रिटिसाइज करना किसी को, तो अपन को उसको देखना जरूरी है ना, देख करके ही तो अपन क्रिटिसाइज करते हैं। बाहर बैठे रहते हैं, कोई दिख रहा है, ऐसा क्या पहना, ऐसा क्या पहना, ऐसा क्या खा रहा है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आंखों से देख कर हम आलोचना करते हैं, इसलिए चक्षु के अंदर जो पित्त है वो होता है आलोचक पित्त। तो यहाँ पे जो तेजोमय बोला है वो यही बोला है कि ये जो है चक्षु का स्वरूप कैसा है, तेजोमय है, क्योंकि इसके अंदर आलोचक पित्त होता है। अब अगर ऐसा हो कि हम आँख की प्रॉपर सफाई ना करें,
इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए और बाद में इसमें पस बनने लग जाए, या फिर इनका जो एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, नेत्र अभिषंद हो जाए या कंजक्टिवाइटिस हो जाए, कुल मिलाकर के ये सब क्या है, कफस डिसऑर्डर। तो अगर कफ बढ़ जाए कहीं तो वो क्या करेगा, कफ की टेंडेंसी कैसी है, शीत है, पित्त की कैसी है, उष्ण है, सामान्य विशेष के सिद्धांत से बताओ क्या होगा, ये इसको ओवर पावर कर लेगा। तो इसका जो आलोचक पित्त का जो काम है वो क्या करता है, आंखों में देखने का काम करता है। मतलब जो अपने यहाँ पे आंखों के अंदर जो रोडोप्सिन वगैरह एंजाइम्स होते हैं ना, यहाँ पर आलोचक पित्त को हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसको उसकी पोटेंसी को कम करेगा। तो क्या बोल रहा है कि चक्षु तेजोमय है, तस्य विशेषात श्लेष्म तो भयम, उसको विशेष रूप से श्लेष्मा से भय है कि अगर कहीं श्लेष्मा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या कैटेरैक्ट डेवलप हो सकता है, क्योंकि पित्त जो है वो उसका फंक्शन कम हो जाएगा ऐसे करने के बाद में। तो जब उसको अगर श्लेष्मा से भय है तो फिर क्या करो, उस श्लेष्मा का स्राव कराना पड़ेगा। हमने बोला ना रसांजन का यूज़ करो। अगर कोई नॉर्मल इंसान है तो स्वाभिरंजन करेगा, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें कफ की वृद्धि हो रही है, इसकी आंखों में जो है तेजोमय होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कफ की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस पानी को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रसांजन यूज़ करते हैं। तो ऐसा अगर होता है तो क्या करें, योजयेत सप्तरात्रे आस्मास्त्रावणाथम रसांजनम। तो उस ये दिख भी नहीं रहा है, क्लियर नहीं है। तो उसमें क्या करो, 7 रात्रि में एक बार आंखों में रसांजन का प्रयोग करो। रस क्या करता है, क्योंकि वो आंखों का रस निकाल देगा, तो क्योंकि तीक्ष्ण होता है ना, तीक्ष्ण रस किसका, कफ का शमन करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, तीक्ष्ण किसका गुण होता है, कौन से दोष का गुण होता है, अरे बताओ, दो ही तो बचे। पित्त का होता है कि नहीं होता है, पित्तम स स्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विसरण सरंद्रम। सारे लोग कोटेशन याद करो भाई, ये कोटेशन याद करे बिना नहीं चलेगा। तो ये क्या है, पित्त का गुण होता है। तो देखो इससे दो फायदे हो रहे हैं। अगर हमने रसांजन का यूज़ किया तो मैंने बोला कि वो बहुत तीक्ष्ण है, तो वो पहली बात तो वो अपने यहाँ पे जो पित्त जो हमें चाहिए था उसको बढ़ाएगा बेचारे को, ठीक है, और जो कफ है जो हमें नहीं चाहिए उसको कम करेगा, क्योंकि कफ के अपोजिट वाला गुण है। कफ कैसा होता है, मृदु होता है, और ये रसांजन कैसा है, तीक्ष्ण है। तो इससे अगर ऐसा हो, अगर कैटेरेक्ट डेवलप होने वाली कंडीशन हो रही हो, तो पहले से ही क्या करो, रसांजन का यूज़ करो। तो हमने दो तरह के अंजन देख लिए। क्या देखा, उठे, उसके बाद में दंत धावन कैसा होना चाहिए वो बता दिया, जिह्वा निर्लेखन बता दिया। फिर हम अंजन करेंगे। अंजन शलाका की लंबाई कितनी थी, 8 अंगुल थी। इस अंजन शलाका में भी अंजन शलाका हो गया। अब अंजन के भी दो टाइप बताए, सौविरांजन और रसांजन। सौविरांजन नित्य प्रयोग करो और रसांजन 7 रात्रि में एक बार। रसांजन का प्रयोग कब करो, जब श्लेष्मा आवृत हो रही हो। अब देखो, अब आगे देखो। अब ये मीटिंग अगर एंड हो जाए तो वापस से ज्वाइन कर लेना। इसके बाद नस्य गंडूश धूमपान और तांबुल चर्वण यथा समय करें। अब एक काम करना, एक पेपर पे लिख लेना ये सारे दिनचर्या के सीक्वेंस। ये पूरा दिनचर्या का चैप्टर लिखने का आ जाता है कि दिनचर्या का वर्णन करो, तो इसमें आपको ये सब लिखना होता है। तो इसके सीक्वेंस लिख लेना जैसे जैसे बताइए। अब देखो क्या करो, आपने अंजन लगा लिया, अब इसके बाद में नस्य करो। नस्य का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्या है, एक हुक्का पीते हुए नहीं, सॉरी वो धूमपान है। नस्य क्या है, नस्य के भी दो टाइप होते हैं। नस्य मतलब नस्य से नोज समझ सकते हो तुम, है ना। तो नोज से कुछ याद करो। इसके दो टाइप हैं, एक होता है मर्श नस्य, एक होता है प्रतिमर्श नस्य। इसके दो टाइप है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ तेल होते हैं, जैसे अणु तेल हो गया, अपना जात्यादि तेल हो गया, इसको नेज़ल ड्रॉप्स जैसे अपन डालते हैं ना, सोने के टाइम जिसको कंजेशन होता है, नेज़ल कंजेशन होता है, तो वो कुछ ऐसे ड्रॉप्स डाल के रखते हैं जिससे उनका पैसेज क्लियर हो जाता है। ये बिल्कुल नस्य उसी की तरह काम करता है। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला था कि नासा ही शीर्षो द्वारम। नस्य के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपके अष्टांग के इसी के आगे वाले चैप्टर्स में आपको मिलेगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने क्या बोला, नासा ही शीर्षोद्वारम। तो अगर किसी को ईएनटी रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, कोई हेड रीजन में कोई प्रॉब्लम अगर उसको हो रही है, तो हम उसको नाक से कुछ ऐसे तेल, कोई मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सीधा ब्रेन में जा करके फंक्शन करता है। तो नस्य के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही है अपने यहाँ पर। जो अपना गायनी डिपार्टमेंट है वो पूरा नस्य से ही चलता है। कोई भी दिक्कत होती है ना, क्योंकि ये HPO एक्सेस को बैलेंस करता है, HPO एक्सेस।
जो मेन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होते हैं वो इसी की कोई एनॉमली हो जाती है, कहीं ना कहीं उसकी वजह से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर नसें दे देते हैं। नसें देने से सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो बैलेंस होने लगते हैं। तो अपने गायनी डिपार्टमेंट में ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है अभी, आप चाहो तो देख सकते हो नस्से का प्रोसीजर। उसके बाद में क्या आता है कि गंडूश। अच्छा, एक बात मैं भूल गई आपको, तो इसमें जो नस्य है ना, यहाँ पे जो दिनचर्या के अंदर बताया है, ये कौन सा, ये प्रतिमर्श नस्य है। क्या है कि ये जो मेडिकेटेड ऑयल वाला है वो तो अपन कर नहीं सकते, उसके लिए तो अपन को पहले स्नेहन स्वेदन भी कराना पड़ता है, फिर बाद में नस्य होता है। पहले ना एक स्टीम लेते हैं अंदर नाक के अंदर, बहुत उसको पूरा है ना एकदम कोमल बनाते हैं, उसके बाद में ये जो प्रोसीजर है ये आगे ये करते हैं। तो अपन जो करते हैं ना उसके लिए उसको बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य। नाक में ऑयल डालते हैं अपन नॉर्मली, इसमें कितना डालते हैं, 2 बिंदु। 2 बिंदु का क्या मतलब है, आप अगर अपनी तर्जनी उंगली मतलब कि जो इंडेक्स फिंगर है उसके जो 2 पोर हैं उसको तेल में डुबो, उसके बाद में उसको बाहर निकालो, उससे जितनी ड्रॉप, जितना तेल गिरेगा, जितना भी तेल गिर रहा है ना वो 1 बिंदु होता है। ठीक है, ऐसे करके 2 बिंदु लेना है और वो नाक के अंदर डालना है, उसको हम प्रतिमर्श नस्य बोलते हैं। ये अपन घर पे कर सकते हैं, मतलब स्वस्थ व्यक्ति ये कर सकता है। बाकी का जो दूसरा वाला नस्य है जो मेडिकेटेड ऑयल से होता है, उसके लिए हमें किसी स्पेसिफिक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर क्या है, गंडूश। गंडूश का मतलब क्या होता है, एक कुल्ला जैसे करते हैं ना उस तरीके का है। ये भी किससे करते हैं अपन, कोई मेडिकेटेड, कोई क्वाथ हो सकता है, कोई तेल हो सकता है ना, इस सब से करते हैं। कोई भी लिक्विड ऐसा हो सकता है। क्वाथ का मतलब काढ़ा, डिकॉक्शन, ठीक है। तेल तो आप समझते ही हो, कोई भी ऑयल। अब इसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि गंडूश के अंदर कुल्ला तो अपन कैसे करते हैं, मुंह में थोड़ा पानी लिया और उसको हिलाया और फिर उसको स्पिट कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। गंडूश के अंदर असंचारित मुख है, ऐसा वर्ड आता है कि इतना भरना है मुंह को कि वो मुंह में चल नहीं सके। मतलब पानी लो, पानी से भी करते हैं इसको, गुनगुनी पानी से करते हैं। पानी लो, उसको मुंह में इतना भर लो कि मुंह चले नहीं, तब तक उसको भर करके रखना है। कब तक भर के रखना है, जब तक आँखों में से अक्षी नासा, आँखों और नाक में से स्राव नहीं होने लगे तब तक उसको भर के रखो। इससे क्या होता है, मुंह का जो मुंह की पूरी सफाई हो जाती है, तो जितना भी कफ होता है ना वो सारा उस पानी के अंदर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको गंडूश करते हैं। तो पहले नस्य किया, नस्य मतलब नोज़ वाला हो गया, उसके बाद में गंडूश, पूरा बकल कैविटी की सफाई हो गई। अब क्या करो, अब करो धूमपान। धूमपान क्या होता है, हुक्का पीते हुए देखा है किसी ने, हुक्का देखा होगा गाँव में अगर तुमने देखा हो तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे 3, इसको बोलते हैं त्रिकोशमय, ये ऐसे होता है। इसके अंदर एक पाइप सा कुछ ऐसा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ऊपर से ऐसा पीने का होता है, तो ऊपर से ये इस तरीके का होता है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो जो औषध द्रव्य होता है वो जो गर्म करके उसको है ना डाल देते हैं, और फिर उसकी है ना धुआं आता है। उस धुएं को हम ऊपर मुंह से लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। और एक 2 तरीके होते हैं, एक तो मुंह से लेके मुंह से छोड़ो, दूसरा नाक से लेकर के मुंह से छोड़ो, इसको हम धूमपान बोलते हैं। हुक्का पीने वाला जो होता है ना, बस वही चीज़ होती है, बस उसके अंदर क्या है, कोई नशे वाली चीज़ नहीं लेते हैं हम। इसके अंदर तगर कुष्ठ ऐसी चीज़ें यूज़ में लेते हैं, मतलब मेडिसिन यूज़ में लेते हैं, बस यही प्रोसीजर है इसका। ठीक है, तो नस्य आप समझ गए, गंडूश आप समझ गए, धूमपान समझ गए। उसके बाद में क्या बोलो कि तांबुल चर्वण करो। तांबुल का मतलब पान, जो पान है उसका चर्वण करो। पान का क्यों चर्वण करो, देखो, जब हम सुबह सुबह उठे ना, ये सारे प्रोसीजर किस लिए कर रहे हैं, ये सब हम कफ को कम करने के लिए कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अभी हम सुबह उठे हैं और उठते ही जो 6 से 10 का टाइम है उसमें क्या था, उसमें कफ का प्रकोप हो रहा था। क्योंकि टाइम ही ऐसा है ना, तो बॉडी के अंदर कफ का प्रकोप हो रहा है और बॉडी को अच्छी तरीके से जगाना है। क्योंकि कफ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कफ है आलस के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब तम प्रभाव जब बढ़ जाता है बॉडी में, तो अपन को काम पे जाना है, तो बॉडी को जगाना है, हर तरीके से कफ निकालना है। तो उठ करके अपन ने मुंह से निकाल दिया, जितना हो सकता था अपन ने निकाल दिया, ठीक है। फिर अपने अंजन करके आँखों से भी निकाल दिया। फिर क्या किया, नस से किया, यानी कि यहाँ पे ये नीजल, नोज से लेकर के ब्रेन तक का सारा जो पाथवे है सारा अपन ने क्लियर किया उसको नस्य से। फिर हमने गंडूश किया कि और कहीं बकल कैविटी में कहीं कुछ रह रहा हो तो वो भी रिस्क करके उसके अंदर आ जाए, ठीक है। फिर हमने धूमपान किया, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया, तो सारा जो कफ है हमने सारा वो निकाल दिया। अब अगर कुछ बचा कुचा रह जाता है कहीं पर, तो वो हमारा तांबुल, अच्छा तांबुल भी जो है वो कर देगा। क्योंकि तांबुल क्या होता है, ये भी तीक्ष्ण होता है, ये कफ को कम करने वाला होता है, कफ शामक होता है ये, क्योंकि तीक्ष्ण प्रकृति का होता है ना, इसलिए। तांबुल, पान का पत्ता ऐसे चबायो, कभी मीठा पान नहीं, वो वाला पत्ता जो आता है उसका, तो वो कैसा तीखा तीखा सा लगेगा थोड़ा जीभ के ऊपर, तो वो पित्त का प्रकोप करता है और
कफ को जो है वो कम करता है। तो कफ को कम करने के लिए हम यहाँ पे तांबुल का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो आगे बताएंगे कि तांबुल भी किस किस को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीक्ष्ण होता है ना तो पित्त का प्रकोप करेगा। तो पित्तज डिसऑर्डर में तांबुल नहीं खाना है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तांबुल सेवन का निषेध कहाँ कहाँ पे है, तो जितने भी पित्तज डिसऑर्डर्स आपको याद हो तो आप सब लिख सकते हो। देखो, पित्त रिलेटेड होता है रक्त से, पित्तज डिसऑर्डर मतलब कि ब्लड डिसऑर्डर, मतलब कि स्किन डिसऑर्डर, मतलब विष, ये से रिलेटेड नहीं है, दूसरी चीज़ बता रही हूँ। विष, तो विष मतलब कि जो भी कोई पॉइजन अगर ले लेते हो, तो अगर पित्त का प्रकोप उस वक्त हो रहा होगा बॉडी के अंदर, या फिर अपन ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें पित्त का प्रकोप हो, तो वो विष को और ज़्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि पित्त की और विष की क्वालिटी जो है वो सेम होती है, दोनों तीक्ष्ण होते हैं, दोनों उष्ण होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। तो अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जो यहाँ लिखा वही लिखो। तो देखो क्या कहा कि तांबूलम शतपित्तास्त्र रुक्षोत कुपित चक्षुषाम, जिसको शत हो, उर शत शतकास हो, मतलब है ना, या पल्मोनरी एब्सेस समझ लो इसको एक तरीके से।